अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखते हुए यह हिदायत दी कि चूँकि आर्टिकल 48 शिक 5 के तहत आम इंतखाबात कौमी असम्बली के तहलील होने के तकरीबन 79 दिन बाद हुए थे, यानी 6 नवंबर 89 डेज़ के बाद, तो यानी 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत करके आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे, यानी सुपीरियर जुडिशरी से, ताकि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सके। सदर पाकिस्तान के इस ख़त की क्या आइनी और कानूनी हैसियत है, हम पूछेंगे। हमारे वकला का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रशीद रिजवी साहब हमें ज्वाइन करें कराची से, साबिक जज और माहिर कानून रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद साकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल के, एक अहम उनकी पोजीशन है ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर और पंजाब बार काउंसिल के अंदर। हमारे साथ ज़रबादशाह साहब हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे ये भी पूछेंगे कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर कानूनी तौर पे जो था वो सही था, नहीं था, इंसाफ फराहम करने में कैसा रहा, चूँकि 16 सितंबर को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आखिरी दिन होगा और इसके बाद जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये मनसब संभाल लेंगे। वकला अक्सर ये शिकायत करते रहे कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की अदालत जो है वो तकसीम का शिकार रही और अक्सर चीफ़ जस्टिस ने हम ख्याल जजों को ही अहम सियासी केसेस की जो है सुनवाई के लिए बिठाया अपने बेंच के अंदर, जिस पर पिटिशनर्स ने शिकायत भी की कि फुल कोर्ट बेंच बनाने चाहिए थे, मगर इन दरख्वास्तों को चीफ़ जस्टिस ने खारिज कर दिया, जिस पर सियासी जमातों ने उनको गैर जानिबदारी पर जो है सवालात उठाए। और आज इसी हवाले से अता ताहिर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। अब नाजरीन, ये तो वकला वो हैं जो सियासी पार्टी से मुंसलिक हैं, मगर आम वकील जो हैं अक्सर ये शिकवा करते हुए नज़र आए कि चीफ़ जस्टिस की अदालत के फ़ैसलों में कोई तसलसल ही नहीं था। वो कहते थे कि हम अपने क्लाइंट्स को क्या बताएं, चूँकि हम कोई उनको रेफरेंस ही नहीं दे सकते कि जी इसका ये प्रेसिडेंट है इस केस का, तो आपके केस का नतीजा ये निकलेगा। और जिसकी एक मिसाल आर्टिकल 63A की तशरीह थी, जिस पर 2 अलग और मुतसादम फ़ैसले सुनाए गए। अब चीफ़ जस्टिस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमान संभाली है और इनका दौर कैसा रहेगा, चूँकि इनके दौर में ही अहम सियासी मुकदमे अदालत में आएंगे, जैसा कि इलेक्शन की तारीख़। सबसे पहले रशीद रिजवी साहब आपकी जानिब आऊँगी। आज सदर का जो ख़त है आप लोगों ने देख लिया होगा, आप तीनों ने देखा होगा। मुझे ये बताइए कि कोई दरमियानी रास्ता सदर ने इख्तियार किया है, चूँकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है कि आप सियासी जमातों से बात करें, आप जो है प्रोविंशियल हुकूमतों से बात करें और फिर आला अदलिया से रजू करके आप एक डेट सेट करें। तो इस ख़त की कानूनी हैसियत क्या है? उन्होंने जो प्रोसेस एडवाइस किया है सदर साहब ने, मैं समझता हूँ 90 दिन तो उसी में गुजर जाएंगे। जब आर्टिकल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता है, आर्टिकल 48 क्लॉज 5 कि प्रेसिडेंट आफ्टर डिसोल्यूशन जो है वो 90 डेज़ में इलेक्शन अनाउंस कर देगा होने के, तो उन्हें तो सिंपली अनाउंस करना है, डिक्लेरेशन देना है। ख़त व किताबत तो समझ में नहीं आता कि सदर साहब कैसे इलेक्शन कमीशन से ख़त व किताबत कर रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें। डायरेक्शन वो नहीं दे सकते हैं कि ये करो वो करो ये मत करो। उन्हें तो सिर्फ डेट अनाउंस करनी चाहिए कि जी डेट है ये इलेक्शंस की, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत। तो एक तरीके से दरमियानी रास्ता आप कह रहे हैं कि उन्होंने इख्तियार किया, और अगर उन्होंने करना ही था, ये करना ही था, तो डेट अनाउंस करते, आपका ये मौक़िफ़ है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बोल रहे हैं कि मुझे इख्तियार है और फिर भी नहीं कर रहे अनाउंस। अच्छा, आप देखें कंटेंट्स में वो कह रहे हैं कि ये 48(5) के तहत मुझे इख्तियार है, लेकिन आप उनसे मिलके कोर्ट से मिलके
ये कोर्ट में कोई चली गई चीज़ तो वो तो 3 महीने ऐसे ही रुल जाएगी। तो आबिद साकी साहब, रशीद रिजवी साहब की बात आपने सुनी। वकला बरादरी तो ये कह रही थी कि हम सदर के पीछे हैं, उनको चाहिए कि भाई डेट जो है अनाउंस करें और हम चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एक स्टेटमेंट आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बड़े वाजे है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। हैज़ द प्रेसिडेंट फॉलन शॉर्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस? ये सही बात यह है कि सदर के पास डेट अनाउंस करने का इख्तियार है और वो उसी को अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए था। ये जो उन्होंने जिग जैग डाली है और इदारों को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी हैं, ये तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के उस फंक्शन के साथ उन्होंने एक रिडिकुलस ट्रीटमेंट दिया है उसको। असल में उनको अनाउंस करनी चाहिए थी, अपना प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज करना चाहिए था, बल्कि मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ही इज़ अंडर बाउंडेड ड्यूटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अनाउंस करते डेट। अब उन्होंने अदालत का इससे क्या ताल्लुक़ है? और फिर इलेक्शन कमीशन तो अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाउंड टू होल्ड द इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर। तो असल में शायद ये लगता है कि ये 90 दिन के इलेक्शन ना करवाने के लिए उन्होंने इसको इतना फैला दिया है कि ये मुख्तलिफ इदारों की मुशावरत। अब सुप्रीम कोर्ट तो एडजुडिकेट करती है जब उसके पास कोई केसेस जाते हैं। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत का क्या मतलब है? या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस कोई भेजे, आर्टिकल 186 के तहत कोई रेफरेंस भेज के सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांगे सदर, तो वो तो बात एक सेंसिबली बनती है, ठीक है जी उन्होंने एडवाइस ओपिनियन मांगी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना है इलेक्टोरल प्रोसेस में और इलेक्शन प्रोसेस में, और एक ख़त लिखना, मैं समझता हूँ ये इसके पीछे कुछ शायद कोई और मुहर्रिकात कार फरमा हो, आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल इसमें ये मैं समझता हूँ कि ये हिदायत उनकी गैर आइनी है, उनका जो असल मनसब है उसको पूरा करना चाहिए था और 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डेट अनाउंस करनी चाहिए। आपने दिलचस्प बात की ज़र बादशाह साहब, आप इस मामले को बड़ी गौर से देख रहे होंगे। एक तवक्को थी कम से कम बार लीडर्स से जो वकला थे कि जी सदर जो हैं वो वाज़े तारीख़ देंगे, मगर वाज़े तारीख़ तो आई नहीं। और फिर जिस तरह आबिद साकी साहब कहते हैं कि आप गए क्यों जी सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या सुप्रीम कोर्ट किस कैपेसिटी से जो है वो मुशावरत करेगी? कोई जिरगा तो नहीं यहाँ पे बैठा हुआ। या तो आप एक कानूनी तरीका इस्तेमाल करते जिस तरह के साकी साहब ने कहा, मगर अगर कानूनी तरीका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस कैपेसिटी के अंदर जो है वो सदर साहब के इस लेटर को देखेगी? अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि ये तो सदर साहब अगर इससे खामोश रह जाते तो मेरे ख्याल में उसका कोई रौब रह जाता। अच्छा। वरना ये तो क्लियर थे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन का डेट दे देते और साथ में उनको ये मोरलिटी भी हासिल थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल और ऑल लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस ने जो इनसे मुतालबा किया था कि आप डेट अनाउंस कर दे, तो मेरे ख्याल में इनको कोई डरने वाली बात नहीं थी कि ये इस तरह कोई लंबी प्रोसेस इन्होंने दे दी तो खुद ही कह दिया कि अभी 90 डेज में ये होना मुमकिन नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि सदर जो है उनको डेट ही नहीं देनी चाहिए थी, जिस मतलब डेट दे देनी चाहिए थी रादर देन राइटिंग दिस काइंड ऑफ अ विश वॉशी लेटर? आपका ये कहना है? मेरा यही कहना है कि डायरेक्ट डेट देनी चाहिए। अगर वो डेट नहीं दे सकते तो फिर इस खत की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो खामोश भी रह जाते तो इससे अच्छा होता। लेकिन हमने इनसे मुतालबा किया था कि आप आईन के मुताबिक अपना जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस्तेमाल करने में कासिर रहे। तो रशीद रिजवी साहब, आपको लगता है कि फिर इस ख़त की कोई अहमियत नहीं है, बस ये एक ख़त है और इसे सदर साहब ने एक तरह से किनारा कशी कर ली है? कम से कम वो ये कह सकते हैं कि जी मैंने तो कहा था कि आप मुशावरत करके आप इंतखाबात की एक डेट सेट कर दें, मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं। फेस सेविंग है। देखिए आर्टिकल फेस सेविंग है, आप सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि फेस सेविंग है। आर्टिकल 48 क्लॉज 5 बहुत क्लियर उसमें कहता है कि द प्रेसिडेंट विल अनाउंस द इलेक्शन डेट विद इन 90 डेज। अब उसके बाद फिर ये ख़तो किताबत तो फिर मैं समझता हूँ डिलेइंग टैक्टिक्स है, उन्हें तो उसमें जाने नहीं चाहिए था। कहाँ आर्टिकल 48(5) कहता है कि जी आप ख़त लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को और उनको ये हिदायत देंगे।
प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, वो अनाउंस कर देता इलेक्शन और कहता कार्रवाई करें आप आगे, इसकी इलेक्शन कमीशन को हिदायत देता कि आप प्रोसीड करें इस शेड्यूल पे। मगर इसके अंदर जो वकला बरादरी है वो क्या करेगी आबिद साकी साहब? चूँकि माजी में वकला बरादरी ये कह चुकी है कि जी अगर इलेक्शंस नहीं होते 90 दिन के अंदर तो फिर हम तो तहरीक चलाएंगे। अब सदर ने भी जो है तारीख देने से ही शायद वे, जिस तरह के रशीद रिजवी साहब और एक जनरल एक कंसेंसस है कि जी फेस सेविंग की है सदर साहब ने। अगर इलेक्शंस नहीं होते 90 दिन के अंदर, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, दे डोंट सीम पुश्ड। दूसरी तरफ से सदर से ये था कि जी उम्मीद थी कि वो इलेक्शन की डेट दे देंगे, उन्होंने भी ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। तो अब सिविल सोसाइटी के ऊपर सारी बात आ गई, वो क्या करेंगे? सिविल सोसाइटी को मेरा ख़्याल है इस आइन की पामाली के ऊपर एक मुनासिब और पुरजोश रद्द अमल देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पर्टिकुलरली जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो तो पूरे मुल्क के वकला इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। यानी दो नुकात पर पूरी लीगल फ्रेटर्निटी थ्रू आउट द कंट्री वो एक कंसेंसस रखती है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए यानी करने के बावजूद भी नहीं हो सकता। व्हाट टू टॉक अबाउट ब्रिंगिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये कहते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल किसी सूरत में भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इस पे पूरी कौम मुत्तफ़िक है और पूरी सिविल सोसाइटी मुत्तफ़िक है और लीगल फ्रेटर्निटी वकला बरादरी मुत्तफ़िक है। और दूसरे इस मुतालबे पर सिविल सोसाइटी मुत्तफ़िक है और लीगल फ्रेटर्निटी मुत्तफ़िक है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएँ, लोगों को हक़ राय दही आज़ादाना और मुनसिफ़ाना अंदाज में एक्सरसाइज करने का मौका फ़राहम किया जाए और उनके मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो है उसको हुकूमत बनाई जाए जो आइन के तहत अपने 5 साल पूरे करें। ज़रबादशाह साहब, कोई इबाहम नहीं। और अगर ये ना हुआ तो यकीनन एक तहरीक की सूरत बन रही है, लोगों में मुशावरत जारी है और एक मुतफ़िका लाहे अमल के साथ लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो इस आवाज़ को बुलंद करेगी और इस बुलंद आवाज़ को बुलंद करने के लिए तहरीक भी चलाएगी। मगर साकी साहब, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस हवाले से भी। ज़रबादशाह साहब, आज भी एक स्टेटमेंट जारी हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो बार काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की जो एक कॉल थी स्ट्राइक के हवाले से उसको मुस्तरद करती है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके सामने भी। क्या आप एक ही पेज के ऊपर होंगे जब कि ये कहा जाता है कि जी वकला बरादरी तहरीक चलाएगी अगर 90 दिन से ज़्यादा अरसे तक जो है इलेक्शंस को डिले किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2 जो अहम बात है वो ये है कि जब वकला तहरीक चली थी तो उस वक्त सियासतदान जो थे वो एक ही पेज के ऊपर थे और वो ये समझते थे कि मुशर्रफ का आमराना दौर ख़त्म होना चाहिए और जमहूरियत आनी चाहिए। मगर इस केस के अंदर तो हमने ये देखा है कि कुछ सियासतदान जो हैं वो शायद ये चाहते हों कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर ना हों। तो इसके अंदर, इस माहौल के अंदर आप समझते हैं कि आप एक तहरीक चला सकेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह कोई तकसीम नहीं है वकला में, लेकिन एक एजेंडा होगा जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल को वो हक हासिल है कि वो एक तहरीक को लीड करे। वकला में बड़ा इस्तिराब है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक हो। अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो फिर बार कौंसल्स इसमें कलीदी किरदार अदा करेंगे। तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अभी वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं या जो दूसरे काम होने हैं, तो कुछ 15-20 दिन में वो भी इस पेज पर आ जाएंगे
और फिर वो वकला को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह इस तहरीक में। मगर ऐसा लग रहा है नाजरीन के जो कलीदी किरदार होगा वो एक बार फिर जो है वकला बनाएंगे और उनकी जो मुख्तलिफ आप कह लें मुख्तलिफ जो उनकी तंजीमें हैं या दो धड़ों में इस वक्त वो बटे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो तकसीम नहीं है, वो एक ही पेज पे हैं और वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो बर वक्त हों, आइन के मुताबिक हों। क्या सियासी पार्टीज़ उनके इस एजेंडे के ऊपर या उनके इस जो एक गोल है उसके ऊपर आ जाएंगी? और दूसरी बात, हम अपने वकला पैनल से पूछेंगे कि अब उमर अता बंदयाल का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ये मनसब संभालेंगे। उमर अता बंदयाल की लेगेसी क्या थी, कोई लेगेसी भी थी कि नहीं थी, और वो किस किस्म का सुप्रीम कोर्ट छोड़े चले जा रहे हैं वकला के लिए, ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी दिन होगा और इसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ये मनसब संभालेंगे। इस वक्त हमारे साथ वकला का पैनल है, सीनियर वकला का पैनल है, उनसे पूछेंगे कि उमर अता बंदयाल का टेन्योर कैसा था, वो किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट छोड़े चले जा रहे हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने किस किस्म के चैलेंजेस होंगे। रशीद रिजवी साहब, आप उमर अता बंदयाल साहब के टेन्योर को कैसे देखते हैं? चूँकि अक्सर जो आम वकील हैं वो ये कहते हैं कि जी तसलसल जो था वो जजमेंट में वो नहीं रहा, तकसीम सुप्रीम कोर्ट थी। डू यू थिंक कि ये बहुत हार्श क्रिटिसिज्म है उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर? नहीं, मैं समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि केस मैनेजमेंट इनसे नहीं पूरा प्रॉपर अंदाज से हो पाया। अब अमूमन वकील को, हर दूसरे वकील को ये शिकायत होती थी कि उसके अर्जेंट मैटर नहीं लगते हैं, आदमी एविक्ट हो जाता है घर से, तब उसकी रेंट अपील लगती है सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने बाद दाखिल होने के बाद। तो केस मैनेजमेंट पे भी लोग बहुत ग्रीवांस पेश करते हैं। जो सबसे बड़ी तकलीफ दह बात है और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने आएगी वो है डिवाइडेड जुडिशरी। वो बहुत मुश्किल जॉब है। जिस अंदाज से लोगों में बोग्स और डिवीज़न पैदा किया गया है जजों में, वो दोबारा से हटा के मिलाना, ले जाना, साथ रखना, और कोई टेन्योर इतना बड़ा भी नहीं है, 1.25 साल का है गालिबन, उसमें ये भी बहुत मुश्किल पीरियड होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी वार है इंस्टीट्यूशन पे, ऐसा हमला है इंस्टीट्यूशन पे कि अदलिया को संभलने में टाइम लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पे। साकी साहब, जिस तरह के रशीद रिजवी साहब कह रहे हैं कि अदलिया को संभालने में वक्त लगेगा, एक तकसीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो कदम रख रहे हैं, मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो टेन्योर है आप उसको कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि वाकई में एक तकसीम सुप्रीम कोर्ट वो छोड़ के जा रहे हैं और उनकी लेगेसी क्या होगी वकला के लिए? मैं समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब कोई अपनी फॉर्मेडेबल लेगेसी बनाने में और उसको छोड़ने में तो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उनके डिसीजंस की इनकन्सिस्टेंसी और असल में अगर मैं कहूँ तो इनएफिशिएंसी का बहुत एक रोल रहा है। जैसे रज़ी साहब ने फरमाया, केस मैनेजमेंट के हवाले से भी, और इवन जो इंजंक्टिव ऑर्डर के लिए इंटरम एप्लीकेशंस हम देते हैं, स्टे एप्लीकेशंस देते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस में, तो वो केसेस भी मेरी इतला के मुताबिक ये है कि कुछ 300 फाइल्स जो हैं वो पाइल अप पड़ी हुई हैं चीफ साहब के कमरे में, उनके स्टाफ के पास। तो कभी एफिशिएंटली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का ना कोई मैकेनिज़्म इवॉल्व करने की कोशिश हुई और ना कोई ऐसा लैंडमार्क डिसीजन दिया उन्होंने जिससे ये मुतरश्शे हो कि उन्होंने कस्टोडियन ऑफ द पीपल्स राइट और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने, प्रिजर्व करने और प्रोटेक्ट करने में कोई प्रोएक्टिव रोल अदा किया है। तो मेरा ख़्याल है ऐसी कोई लेगेसी नहीं बनती। और उससे बड़ी बात ज़ाहिर है सारी दुनिया को मालूम है कि किस तरह ये एक डिवाइडेड जुडिशरी के तौर पर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की आपस में जो पहले दरपर्दा इख्तलाफात होते थे ज़ाती सतह पे, अब वो सारा कुछ एक ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ग्रुप बंदी, धड़ेबंदी जो है, लोग काउंट कर सकते हैं कि फ़लाँ जज उस ग्रुप में है और फ़लाँ जज इस ग्रुप में है, और ये ग्रुपिंग का तासर। और फिर लोग कहते रहे बंदयाल साहब को कि जो सेंसिटिव केसेस हैं उनको आप फुल कोर्ट बना दें, और मेरा ख्याल है उसमें कोई मुज़ायका नहीं था, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट की फ़िज़ा में और एक अदम एतमाद की कैफियत में एतमाद को बहाल करने के लिए उन उमूर पर एक फुल कोर्ट बनाई जाती और कोई यूनानिमस डिसीजंस आते या अदरवाइज़ आते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फ़ैसले न करती? यकीनन करती, लेकिन ये तासर नहीं दिया गया कि पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनानिमस है और उनके अंदर कोई यानी आपस में कोई कदूरतें और नफ़रतें नहीं हैं, बल्कि ये बड़ा वाज़ेह है। और ये उनकी लेगेसी है। अगर आप देखें तो एक डिवाइडेड जुडिशरी और एक इनमिकल एटमॉस्फेयर विद इन द जुडिशरी हायर रैंक्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो इसको छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि जो एक तकसीम जुडिशरी थी उसको एक तरीके से उन्होंने जब फुल कोर्ट नहीं बनाया तो वो और भी नुमाया बात होगी कि जी वाकई में ये जुडिशरी जो है तकसीम है। और इस हवाले से जो नौजवान वकला हैं उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि कौन से ऐसे जजेस थे जिन्होंने सियासी तौर पे जो ज़रूरी केसेस थे वो सुने, और फिर कौन से जजेस थे जिन्होंने गैर सियासी जो है वो जजमेंट सुनी। मगर ज़र बादशाह साहब, आपका तो ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की वजह से सस्पेंडेड हैं। आपकी क्या तवक्कुआत थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत से इस हवाले से? हमारी तो ये तवक्कुआत थी कि हम तो पहले से जान गए थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट तो एक मखसूस पार्टी का वो चीफ जस्टिस था, और बाकी तो 56,000 केसेस पड़े हुए थे, उसको कोई उसको पूछता भी नहीं था। फिर आए रोज़ाना के हिसाब से एक मखसूस पार्टी के केस उधर लग जाते थे। फिर देख ले उस चीफ जस्टिस साहब ने तो अपने घर से भी इंसाफी शुरू कर दी थी, जब एक मिलाफाइडी के बुनियाद पर एक रेफरेंस आ गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़, तो उसने उसके अगेंस्ट उसको ये तो अच्छा हुआ कि वो बच गए, वरना कोई इंसाफ की तवक्को नहीं थी चीफ जस्टिस साहब से। फिर उसने जो ये बेंचेस में उनको नहीं बिठाया, तो ये बड़ी ज़्यादती की। आखिर में अभी वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए थे। ये अदलिया जो जब ताकतवर बनती है तो इसके लिए वो खुदा ने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी है, और ये हर वक्त हम इसके लिए तैयार रहते हैं कि कुर्बानियाँ दे के इसको अदलिया को आज़ाद करें और इसको ज़रा ताकतवर बनाए, क्योंकि इनका मुकाबला बड़े ज़ोरवर लोगों से होता है। लेकिन फिर इसी तरह के चीफ जस्टिस साहिब आके इस अदलिया को ग़ुलाम बना देते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ी वो खफगी इस पे होती है कि हम कुर्बानियाँ दे दे कर एक अदलिया को आज़ाद होने में किरदार अदा करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आम लोगों के लिए कोई इंसाफ नहीं होता, कोई मखसूस एजेंडे पर वो होता है। और इनके लिए तो अच्छे काम ये थे कि हर इशू पर अगर ये फुल कोर्ट बना देते तो इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इसके अभी मेरे ख्याल में जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब है वो बड़े ज़ीरक आदमी है, और वो इस तरह ये दोहराएंगे नहीं जो कि डिवाइड है वो जजेस, उसको अपने साथ मिला के जो भी हुआ है वो मेरिट पे नहीं आए है, जो भी हुआ है लेकिन अभी वो सिटिंग जजेस है, तो वो उसको अपने साथ मिला के कुछ लेजिस्लेशन करे जो कि इसके रूल्स बनाए, जो प्रोसीजर। अभी देख ले चीफ जस्टिस साहब ने तो उस पे भी कदगन लगाई थी कि वो इनेक्टमेंट को भी वो नल इनवाइट कर देते थे। तो उनके जो काम थे आम आदमी को इंसाफ फराहम करना, वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहे। मगर फिर सवाल ये उठता है कि हमारी अदलिया अगर हम नज़र डालें तो क्या हमारी अदलिया कामयाब हुई आम इंसान को इंसाफ दिलवाने में? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब वो सो मोटो लेते थे, क्या वो सियासी केसेस के ऊपर लेते थे या आम आदमी की तकलीफ़ को देख के लेते थे? ये बड़ा सवाल है। और उनके भी तो अपने चैलेंजेस हैं। आखिरकार वो पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे जो जमहूरियत है हमेशा से कमज़ोर रही है। क्या उनको भी इस हवाले से भुगतना पड़ा है? उनके सामने भी चैलेंजेस थे, वो भी एक ऐसे सांचे में ढले हुए थे जहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। ये हम आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आपको मालूम है कि जितने भी मामलात होते हैं सियासी, वो अदालत में ही जाके सुलझते हैं। और अब जो है इस हफ्ते के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस का मनसब संभाल लेंगे। अब सवाल ये उठता है हमारे जो वकला का पैनल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से क्या उम्मीद रखी हुई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की क्या कारकर्दगी रही आपने सुन लिया ब्रेक से पहले, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसको रिवर्स कर पाएंगे, एक जो तकसीम सुप्रीम कोर्ट है उसको यकजा कर पाएंगे, और दूसरा रूल ऑफ लॉ और तसलसल अदालती फ़ैसलों के अंदर क्या इसको बरकरार रख पाएंगे। रशीद रिजवी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? उम्मीदें तो बहुत उनसे वाबस्ता हैं कि वो इन चीज़ों तमाम चीज़ों को माजी में की जो कोताहियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं और नेगलेक्ट्स जो हुए हैं, चीज़ें इग्नोर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो एरर हुए हैं, इरेगुलरिटी हुए हैं, उसे ओवरकम करेंगे। लेकिन पीरियड उनके पास बहुत कम है। वो जितनी देर में संभलेंगे बैठेंगे उसमें उनका टेन्योर फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद तो है कि अल्लाह करे, दुआ भी यही है, अल्लाह करे कि वो सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट कर सकें, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, उसमें जो चेंजेस चाहते हैं रूल्स में वो करें, जो उन्होंने अपनी जजमेंट में इशारे किए थे उसको तो। मगर रशीद रिजवी साहब, आप ब्रेक के दौरान भी हमारी ये बात हो रही थी कि इस बार जो है वो वकला बरादरी डिवाइडेड खड़ी है। एक वक्त था जब वकला बरादरी इकट्ठी थी और उससे जो है जुडिशरी एक स्ट्रेंथ लेती थी कि जी हमारे पीछे वकला बरादरी खड़ी हुई है, हम जो यहाँ पे एक गैर सियासी एटमॉस्फेयर हो गया या नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको जो है हम उनको फेस कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जी वकला बरादरी नाराज़ हो जाएगी, हम कैसे इस किस्म के फ़ैसले कर लें। आपको नहीं लगता कि वकला बरादरी वीक हुई तो उसका बराह रास्त असर जो है वो अदालत के फैसलों पर हुआ? यकीनन मैं समझता हूँ उसमें भी एक वजह है सुप्रीम कोर्ट के कमज़ोर होने की, कि बार डिवाइडेड थी। वरना ये शेर उसी वक्त होते हैं जब बार यूनाइटेड होती है। इन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की कि बार को यूनाइट करें, और हर एक ने एक एक धड़ा पकड़ के बैठ गए। जी बिल्कुल। लेकिन ये 2-2.5 साल में मैं समझता हूँ कि हमारे कायदीन ने, मेरे कायदीन ने भी जो है वो जी बार के लिए अगर यूनिटी पैदा हो जाती तो मैं नहीं समझता कि इतने ज्यादतियाँ हुई हैं जो वो होती। ठीक है, कानून के, रूल ऑफ लॉ के धज्जियाँ उड़ती। ठीक है जी, साकी साहब आपकी जानिब, जिस तरह के रशीद रिजवी साहब कह रहे हैं कि अगर वकला बरादरी डिवाइडेड ना होती तो जो जजमेंट्स आई हैं ऐसी जजमेंट्स ना होती, मगर मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी क्या उम्मीद है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से? देखें, चूँकि दुनिया उम्मीद पे ही कायम है, लिहाजा हम अच्छी उम्मीद रखते हैं काजी साहब से। और मैं समझता हूँ कि एफिशिएंसी और डिलीवरी का डिफरेंस नज़र आएगा। अगर से वक्त उनके पास कम है, लेकिन मैंने उनको देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस और काम करने की कैपेसिटी है उनकी। और जो हमारे इश्यूज़ बहुत अरसे से लिंगर ऑन हो रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, जुडिशल कमीशन के रूल्स की अमेंडमेंट्स के मुतालबात हैं हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के, और दीगर ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ काजी साहब उन स्ट्रक्चरल इश्यूज़ पे तवज्जो देंगे और कुछ इस सिस्टम को जो कोलैप्स कर चुका है इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। वरना तो अब ये है कि 2012 की अपीलें लगी हुई हैं, पिटीशंस फाइल हैं, 10-10 साल हो गए हैं, लोगों के केसेस नहीं लग रहे हैं। सिर्फ जो इस मुल्क का हुक्मरान तबका है उनके केसेस सुने जाते हैं, सियासी केसेस जो है वो जल्दी निपटा लेते हैं। उसके लिए तो रात को भी अदालतें खुल जाती हैं। सवाल ये है कि क्या किसी मजलूम बेसहारा इंसान के लिए रात को अगर अदालत खुली है तो फिर तो हमारे लिए बहुत बायस फ़ख्र है। लेकिन अगर हुक्मरान तबकात की आपसी तनाज़ात के रेजोल्यूशन के लिए रात को अदालतें खुलती हैं और दिन को अवाम उन्नास के लिए दिन को भी अदालतें बंद होती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये इस निज़ाम इंसाफ पर पहले ही किसी का कोई एतमाद नहीं है।
और ये जो सारे क्राइसिस हैं जी, ये जो सारी कन्फ्यूजन है और ये सारी पार्टीजन जजमेंट्स का जो तासर है, इसका मतलब ये है कि निज़ाम इंसाफ पर आवाम को, मखलूक खुदा को कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई यकीन नहीं है। हर शख्स जो है वो ये समझता है कि ये कॉम्प्रोमाइज जजमेंट्स आती हैं, एक धड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जजमेंट आती है, दूसरे धड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए मगर साकी साहब, तो ये तासुर बड़ा वाज़ेह है। जी, मगर सवाल ये है कि आखिरकार काजी फ़ाइज़ ईसा के पास कम वक्त है, जिस तरह के रशीद रिजवी साहब भी बता रहे हैं, और हम खुद ये मान चुके हैं कि हाइब्रिड रजीम के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, जहाँ पे जो गैर सियासी लोग हैं वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इस हुकूमत के ऊपर। तो इस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है, वो भी तो पाकिस्तान के अंदर ही है, कोई बाहर की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो कैसे जो है अपने मसल्स फ्लेक्स करेगी? ज़र बादशाह साहब, स्पेसिफ़िकली आपको क्या उम्मीद है, ख़ास तौर पे अपनी प्रोविंस के हवाले से? आपके भी कुछ केसेस, आपके प्रोविंस के केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी देर से स्टे के ऊपर हैं, उस हवाले से क्या उम्मीद है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह हुआ है कि लोग यहाँ पर जिसके केसेस उधर सुप्रीम कोर्ट में अपील में पड़े हैं, लोग यहाँ पर उम्र कैद गुजार के घरों पे आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह कुछ केसेस सियासी तौर पर उधर स्टे मिल गए हैं, जिस तरह BRT मंसूबा है, इसी तरह मलम जबा स्कैंडल है, इसी तरह दूसरे भी है, तो फिर NFC अवार्ड है वो नहीं हो रहा। अभी मैं जो बताऊं तो मेरे ख्याल में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत होमवर्क कर लिया है इस पे, क्योंकि वो जो वकुलाना नुमाइंदों से मीटिंग्स वगैरह में मिले हुए थे, तो उन्होंने सजेशन पहले से ही सीख कर दी है। तो मेरे ख्याल में जो इरा अभी गुजर रहा है वो इसी इरे में काफ़ी काम उसने कर दिया है। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 15-20 दिन जो पहले है, जब वो हलफ लेंगे, उसके बाद 15-20 दिनों में वो इसको एक इस तरह ले आएंगे कि सारे जो ये डिस्प्यूटेड जिस तरह रूल्स है जुडिशल कमीशन के, जो जिस तरह तकर्रियां हैं जजेस के हवाले से, जी, तो वो सारे इस पे उन्होंने होमवर्क कर लिया है। तो अगर उनको गैर ज़रूरी मुकदमात में, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन है, तो इसमें इलेक्शन के भी जो मामलात है वो भी उनके कोर्ट में आएंगे ना जी, वो आएंगे। तो इसी तरह अगर इसी मामलात में उनको उनके वक्त को ज़ाया किया गया, तो मेरे ख्याल में उसको जो मेन उसके एम्स है वो रह जाएंगे, वरना उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल में कर दिया। फिर उनको वो कोई नहीं है कि बस मैं ही हूँ, जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस साहब थे तो वो तो कह रहा था कि बस मैं ही हूँ, दूसरा कोई कॉम्पिटेंट ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये अपने साथ जो साथी जजेस है उनको लेकर जाएंगे और एक बेहतर सुप्रीम कोर्ट वजूद में आएगी। तो तकसीम वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, शायद उसका जो है ख़ात्मा हो जाएगा जिस तरह के ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मनसब संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़र बादशाह साहब, रशीद रिजवी साहब, आबिद साकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, ये एक बात मानी हुई है कि जहाँ जमहूरियत मजबूत होती है वहाँ पे अदल और इंसाफ भी मजबूत होता है। और जिस तरह के आज हमारे सीनियर वकला ने कहा कि जब वकला जो हैं मुत्तहद होते हैं और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उसका बराह रास्त असर जो है वो अदालती फ़ैसलों के ऊपर भी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, वकील मजबूत हों, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।